आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर के बारे में क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्पाइन रोग विशेषज्ञ और बस्ती मेडिकल कॉलेज हड्डी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर रहमत अली जी से बात करते हैं। फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्चर क्या क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहेंगे फ्रैक्चर और हड्डी खिसकना, डिसलोकेशन क्या होता है ये? जहाँ तक हड्डियों की बात है कि ये तो सबको पता है कि मानव शरीर का सभी सिस्टम हड्डियों पे ही डिपेंडेंट है, हड्डियों पे ही सब टिका हुआ है। और अक्सर चूँकि शरीर में हड्डियों की संख्या ऊपर से नीचे हर जगह हड्डी ही हड्डी है, इसलिए आए दिन फ्रैक्चर, चोट अक्सर लगती रहती है। जहाँ तक फ्रैक्चर की बात है वो बहुत सिंपल भाषा में सभी लोग जानते हैं कि हड्डी टूटने को हम लोग फ्रैक्चर बोलते हैं। लेकिन वहीं पे जहाँ तक डिसलोकेशन की बात है, वो दो हड्डियाँ जहाँ आपस में मिलकर के जोड़ बनाती हैं और उस जोड़ जब हटता है अपनी जगह से तो उसको हम लोग डिसलोकेशन बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, फ्रैक्चर हड्डियों को बोलते हैं, डिसलोकेशन जोड़ को बोलते हैं। जहाँ तक डिसलोकेशन की बात है उसको भी हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर चुके हैं। एक होता है कि जोड़ थोड़ा सा अपनी जगह से हटी हुई हो, और एक पोजीशन ये आती है कि जोड़ पूरा का पूरा अपनी जगह से एनाटॉमिकल पोजीशन से हट गया हो। तो अगर पार्शल हटा हुआ हो तो उसको हम लोग सबलक्सेशन बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और अगर कम्प्लीटली अपनी जगह से एनाटॉमिकल पोजीशन से हटा हो तो उसको हम लोग डिसलोकेशन। अब हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि फ्रैक्चर कितने प्रकार के होते हैं, फ्रैक्चर के कितने प्रकार? फ्रैक्चर का वर्गीकरण जो है बहुत तरह से किया जाता है, लेकिन एक कॉमन भाषा में फ्रैक्चर हम लोग दो तरह से, दो प्रकार के बताते हैं। एक तो फ्रैक्चर ऐसा होता है कि हड्डी टूटी और हड्डी टूट करके मांस के अंदर ही रह गई, न कहीं से ब्लीडिंग होती है बाहर, न कहीं पे घाव होता है। तो ऐसे फ्रैक्चर को हम लोग सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। लेकिन कभी कभी हड्डी टूट जाती है, उसके बाद हड्डी के जगह पे जो स्किन का पार्ट होता है वो कट पिट जाता है, मांसपेशियां कट पिट जाती हैं, और कभी कभी खून का, रक्त का स्राव भी होता है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि हड्डी टूट करके मांस और खाल के बाहर भी आ जाती है। इन सभी को हम कंपाउंड फ्रैक्चर के नाम से जानते हैं। कभी कभी कुछ लोगों में गलत फहमियाँ हैं कि कंपाउंड फ्रैक्चर को लोग समझते हैं कि ऐसी तरह की हड्डी टूटना जो कई टुकड़ों में टूट जाती हो, उसको भी बहुत लोग कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। जबकि जब हड्डियां कई टुकड़े में टूटती हैं तो उसको हम लोग कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर नहीं बोलते। कि बच्चों में अक्सर देखा जाता है, बच्चों में हड्डियाँ टूट जाती है, तो किस हड्डी में ज़्यादा टूटती है? बच्चों की हड्डियाँ जैसे होती है कि कौन सी हड्डी होती है ज़्यादा वो डैमेज होते रहते हैं हमेशा? बच्चों में देखिए, जो कॉमन तरह की जो हड्डियां टूटती हैं, एक तो कॉलर बोन होता है जिसको हम लोग क्लेविकल बोलते हैं। दूसरा जो कॉमन फ्रैक्चर है वो आपका एल्बो के पास सुप्राकंडाइलर हड्डी होती है, सुप्राकंडाइल हड्डी होती है, जिसको वो फ्रैक्चर होता है तो हम लोग सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। बच्चों में कभी कभी एल्बो के नीचे और रिस्ट के बीच की जो दो हड्डियां होती हैं जिसको हम लोग रेडियस अल्ना बोलते हैं, वो कभी कभी बेंड हो जाती है, कंप्लीट नहीं टूटती है, पार्शल टूटती है, बेंड हो जाती है। जैसे ईख हो या
ईख हो या दाल के जो पेड़ होते हैं, वो जब मुड़ जाती है तो कंप्लीट नहीं टूटती है, जिसको हम लोग ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं। तो एक तो ये हो गया। और अगला जो फ्रैक्चर होता है वो थाई का फ्रैक्चर, जो बोन होता है जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, उसका भी फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांस बच्चों में होते हैं। और इससे हट करके भी जॉइंट के पास जो एपिफिसिस होती है, और एपिफिसिस से ही ग्रोथ होती है बोन की, वो भी कभी कभी वहाँ इंजरी होती है, और उसका सही ट्रीटमेंट ना होने से वो डैमेज हो जाता है एपिफिसिस, जिससे उसकी बोन की लंबाई जो है वो बाधित हो जाती है। सर, आपने बताया कि कॉलर बोन की हड्डी टूटती है, तो कॉलर बोन की हड्डी टूटने के बाद कुछ सप्ताह बाद देखा जाता है कि गांठें पड़ जाती हैं और टेढ़ा हो जाता है, क्या है? हाँ, देखिए, जो गांठ बनने की बात है, प्रश्न है, वो गांठ क्या है, वो कैलस होता है। उस गांठ को हम लोग मेडिकल भाषा में कैलस बोलते हैं। चूँकि बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, हड्डी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। अगर हड्डी टूटती है तो वो भी, उसकी भी बेल्डिंग या उसका यूनियन बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वो ग्रोइंग एज है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव कैलस, एक्सेसिव बोन, एक्सेसिव कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसकी वजह से वो गांठ पड़ जाती है। ऐसे बच्चों में कोई भी हड्डी टूटती है, वो सब में ये जो आप कह रहे हैं गांठ, तो वो कैलस एक्सेसिव बनता है, हर जगह गांठ पड़ जाती है। लेकिन चूँकि कॉलर बोन, क्लेविकल, ये सुपरफिशियल बोन होता है, जो कि इसके ऊपर सिर्फ एक खाल होती है, स्किन होता है, तो उसका कैलस जल्दी से दिख जाता है, आसानी से दिख जाता है। और चूँकि ऊपर होता है, टॉप पे होता है शरीर के, तो अक्सर घर वाले, ख़ास तौर से माँ जो है, गार्जियन, हाँ, देख करके घबरा जाते हैं कि ये हड्डी टूटी थी और 2-3 हफ्ते में ये कैसा गांठ हो गया। तो अक्सर लोग आर्थोपेडिक सर्जन्स के पास आते हैं, लेकिन हम लोग उनको समझाते हैं कि ये जो है एक यूनियन की नेचुरल ये प्रोसेस है, विधि है हड्डी जुड़ने का। और चूँकि ये बच्चों का ग्रोथ बढ़ता है और उस एज में है, इसलिए ये कैलस आपका ज़्यादा जमा हो गया। सभी हड्डियों में कैलस बनता है, चूँकि ये स्किन सुपरफिशियल ये बोन होता है, इसलिए दिखता है। लेकिन ये धीरे धीरे 2-4-6 महीने में या 1 साल में ये जो गांठ होता है ये ख़त्म हो जाता है, यानी जिसको हम लोग रीमॉडलिंग बोलते हैं। तो उसमें फिर ये कैलस या एक्सेसिव जो गांठ आप बता रहे हैं, स्वेलिंग, ये ख़त्म हो जाता है। और 1 साल के बाद वो स्वेलिंग और कैलस बिल्कुल नज़र नहीं आता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि गांठ बन जाने से घबराना नहीं चाहिए, ये समय के हिसाब से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का ग्रोथ तेज होता है, इसलिए ये गांठ बनना स्वाभाविक होता है, इसलिए गार्जियन को घबराना नहीं चाहिए। आगे बात करते हैं डॉक्टर साहब से। सर, डॉक्टर साहब ने आपने बताया था कि सुपर कंडाइलर एक होता है, तो बच्चों में देखा जाता है कि ये होने के बाद वो हाथ टेढ़े हो जाते हैं, क्या कारण आता है? सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ज़्यादातर बच्चों में ही होता है, और एल्बो के पास की जो ह्यूमरस की लोअर पार्ट की हड्डी होती है, अक्सर वही टूटती है। लेकिन होता क्या है कि वो सुप्राकंडाइलर एरिया इतना पतला, पेपरी थिन होता है कि वो अपनी जगह पे आसानी से नहीं आता है। और जब कोई भी टूटा हुआ पार्ट अपने नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पे नहीं आएगा, तो वो गलत तरह से हड्डी अपनी गलत जगह पे जुड़ जाती है। सुप्राकंडाइलर में यही होता है, अगर सही तरह से उसका रिडक्शन नहीं हुआ, बोन जो टूटा हुआ अपने सही डायरेक्शन में, अपने सही एंगल में नहीं सेट हुआ और गलत जगह पे सेट हो गया, तो उसको हम लोग माल यूनियन बोलते हैं। कि हड्डी तो जुड़ी, लेकिन माल यूनियन, माल गलत जगह पे हड्डी जुड़ी। तो जब गलत जगह पे हड्डी जुड़ जाती है तो एल्बो में विकलांगता आ जाती है, या तो हाथ जो है अंदर की तरफ टेढ़ा हो जाता है या बाहर की तरफ टेढ़ा हो जाता है। तो अगर, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादातर इसमें अंदर की तरफ टेढ़ा होता है, जिसको हम लोग
मेडिकल टर्म में क्यूबिटस वायरस डिफॉर्मिटी कहते हैं, और दूसरे एक और इसका टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं गन स्टॉक डिफॉर्मिटी इन केस ऑफ नॉन यूनियन ऑफ माल यूनियन ऑफ सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर। लेकिन कभी कभी हाथ जो टेढ़ापन बाहर की तरफ होता है तो उसको हम लोग जो है क्यूबिटस वैल्गस बोलते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी जो है कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और जिसकी वजह से ये हड्डी टेढ़ी होती है और विकलांगता हमेशा के लिए रहती है। जो ये डॉक्टर साहब आप बताएं कि हड्डी टेढ़ी होती है, क्या कारण रहता है कि हड्डी टेढ़ी हो जाता है? हाँ, अभी मैंने जो बताया कि होता क्या है कि अक्सर गांव के लोग कोई भी हड्डी टूटती है तो ऑस्टियोपैथ के पास अक्सर चले जाते हैं। ऑस्टियोपैथ अपने विधि से, अपने जो भी नॉलेज होता है उसके हिसाब से देखते हैं। चूँकि हमारी 70% आबादी गांव में रहती है, तो हर पेशेंट को, हर परिवार को बहुत मुश्किल होता है कि शहर में आना, लंबी लंबी लाइन लगाना, वेट करना और पैसा उसी हिसाब से खर्च करना, ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़्यादातर गांव के लोग ऑस्टियोपैथ के पास जाते हैं। ऑस्टियोपैथ मोटी मोटा अपना नॉलेज होता है, हड्डी को कैसे सेट करना है, कैसे पट्टी बांधना है, लेकिन उसको एनाटॉमी के बारे में पता नहीं होता है कि किस एनाटॉमिकल पोजीशन में हड्डी को सेट होना है। क्योंकि हड्डी को जब भी हम लोग सेट करते हैं तो तुरंत या तो सीएम मशीन से चेक करते हैं या एक्सरे से चेक करते हैं कि सही पोजीशन में आया कि नहीं। ये दोनों फैसिलिटी ऑस्टियोपैथ के पास नहीं होता है, जिससे वो लोग इसका बारे में बहुत सही तरह से आकलन नहीं कर पाते हैं कि हड्डी सही पोजीशन में हमने सेट किया है या नहीं। बस उनका ये कि हाँ हड्डी हमने बैठा दिया, अब जाओ ठीक हो गया। तो कहने का मतलब कि जब हड्डी सही जगह पे नहीं रहती है तो गलत जगह पे जुड़ती है, गलत जगह पे जुड़ जाएगी तो बहुत सारी विकलांगता आनी संभव है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब हड्डी टेढ़ी हो जाती है तो उसके बाद क्या किया जाए कि हड्डी टेढ़ापन खत्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, देखिए, हड्डी एक बार जुड़ जाती है, जिसको हम लोग बताएं कि माल यूनियन हो जाता है, तो नो डाउट अब कोई ट्रीटमेंट सर्जरी के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो फिर हम लोग सर्जरी करके हाथ को सीधा और सेट करते हैं, जो कि इस एल्बो के सर्जरी में बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन से पेशेंट में कितनी डिफॉर्मिटी है और किस तरह की डिफॉर्मिटी है, उस तरह का सर्जरी हम लोग करते हैं। कि ग्रामीण क्षेत्र में जो इस तरह से होता है, लेकिन देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में लोग हड्डी टूट जाने के बाद मालिश करते हैं, क्या है? हाँ, ग्रामीण इलाकों में वही है कि अनभिज्ञता की वजह से, नॉलेज होने की ना वजह से वो लोग अक्सर जो है ऑस्टियोपैथ भी, जब हड्डी को, अक्सर हमने भी सुना है कि जब हड्डी को सेट करते हैं तो कोई न कोई तेल, कोई न कोई जेल उनका लोकल सिस्टम में वो लोग लगाते हैं। और यही चीज़ घर वालों भी कहते हैं भैया ये तेल लेते जाओ, जो भी पेमेंट उन्होंने किया ऑस्टियोपैथ को, और इसको जो है लगाते रहना। तो घर वाले भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, हड्डी के विशेषज्ञ ने जो भी राय दिया वो सब सही है, तो कुछ तो उनके बताए हुए पे वो मालिश करते हैं, और कुछ तो अपने ही जो है दिमाग से या अपने अगल बगल पड़ोस के की राय देने की वजह से ये सब मालिश करते हैं, लेकिन इसका बुरा अंजाम होता है। पहली बात तो ये है कि मालिश करने से जोड़ होता है, ख़ासतौर से एल्बो जॉइंट जो बच्चों में अक्सर टूटता है, वो स्टिफ हो जाता है। स्टिफ हो जाता है जोड़ पूरी तरह से, फिर हाथ न खुलता है न बंद होता है, और एक विकलांगता आ जाती है जिसको हम लोग फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, मालिश करने से मांस में भी कुछ न कुछ हड्डी जैसा वो सब्सटेंस इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, हड्डी जैसा हार्ड मांस जो है हड्डी के चारों तरफ, लेकिन मांस में वो बनता है, और उस कंडीशन को हम लोग मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बोलते हैं। मतलब क्या है कि हड्डी का बनना या हड्डी का बनना, पैदा होना, जो कि हड्डी में ना बन करके मांसपेशियों में बनता है ये, इसलिए इसको जो है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बोलते हैं। जो का इसका पूरा जो वजह है वो तेल से और रेगुलर मालिश करना।
जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हड्डी टूटने पे मालिश कभी नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी यानी कि टूट जाती है तो क्या परेशानियां होती हैं और इसका क्या इलाज होता है? रीढ़ की हड्डी अक्सर देखने को मिलता है कि टूट गई है, और वजह क्या है कि अक्सर कभी कभी लोग छत से गिर जाते हैं, या ऊंचाई से गिर जाते हैं, या पेड़ों से गिर जाते हैं। तो इस तरह से जब गिरते हैं ऊंचाई से ख़ास तौर से, तब रीढ़ की हड्डी इंजर्ड होती है, और कभी कभी वो रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर भी हो जाता है। और ये फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी का, चाहे वो गर्दन की हड्डी टूटे, चाहे वो कमर की हड्डी टूटे, तो उसी हिसाब से जहाँ जहाँ की हड्डी ये टूटती है वहाँ वहाँ पे उसके दिक्कतें पेशेंट को आती हैं। मसलन जैसे सर्वाइकल, गर्दन की जो 7 हड्डियाँ हैं उसमें से अगर कोई हड्डी टूटती है और उसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो कभी कभी दब जाता है, स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो जाता है, या स्पाइनल कॉर्ड कट भी जाता है। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो जाती है, और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर में अक्सर फालिज मार देते हैं, और यहाँ तक कि पेशाब और टॉयलेट भी बंद हो जाता है। तो ये सब दिक्कत आती है। और सर्वाइकल इंजरी में ख़ास तौर से जब पेशेंट के दोनों हाथ दोनों पैर कमज़ोर हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्वाड्रिप्लीजिया बोलते हैं, ऐसे केस में उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाती है। ख़ास तौर से उस वक्त जब जो है फ्रेनिक नर्व गर्दन में से जो निकलती है डायफ्राम को, फेफड़े के जो नीचे का सपोर्टिंग होता है, एक झिल्ली होती है, अगर वो नर्व फ्रेनिक नर्व कहीं से कट जाती है या दब जाती है तो सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है, और ऐसे केस को तुरंत जो है ट्रैकेओस्टमी करते हैं और वेंटिलेटर पे उसको रखा जाता है। और ऐसी जब इस सिचुएशन आती है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये कमर की हड्डी टूटती है तो इसमें अगर टूटने के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज होता है, तो ऐसे केस में दोनों पैर में अक्सर फालिज मार देता है, टॉयलेट बाथरूम भी परेशानी होती है, रुक जाता है, और जिसको हम लोग पैराप्लीजिया बोलते हैं। जहाँ तक इसका मैनेजमेंट करने की बात है, तो मैनेजमेंट से पहले एक जो बहुत आवश्यक जांच होती है वो एमआरआई कराना। एमआरआई से सबको वाकिफ़ होंगे कि एक्सरे से तो बोन की पता चलती है, लेकिन नस वगैरह की जो जानकारी मिलती है वो एमआरआई से मिलती है। एमआरआई से ये पता चलता है कि जो बोन फ्रैक्चर तो है ही है, लेकिन जो दिमाग से नस स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे तक आती है उसकी क्या स्टेटस है, स्पाइनल कॉर्ड क्या दब गया है, स्पाइनल कॉर्ड क्या कट गया है तो कितना कटा है, ये उससे जानकारी होती है। इसमें भी अगर एमआरआई की रिपोर्ट में एक सिंपल फ्रैक्चर, स्पाइन फ्रैक्चर के साथ साथ अगर एक सिंपली कंप्रेशन होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे सिर्फ एक दबाव होता है, तो वो सर्जरी से काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। और ऐसे केस में जो सर्जरी होती है वो स्क्रूज होते हैं, जहाँ पे हड्डी टूटती है उसके एक हड्डी, उस टूटने के एक ऊपर एक हड्डी और एक नीचे में दो दो स्क्रू लगाते हैं हम लोग, जिसको पेडिकल स्क्रू बोलते हैं, और दोनों के बीच में एक जो है इंटरकनेक्टिंग रॉड होते हैं। तो कभी कभी 4 स्क्रू, कभी कभी 6, कभी कभी 8, ये डिपेंड करता है कि कितना डैमेज हुआ है और कितना उसको लगाना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग सर्जरी करते हैं। लेकिन कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड भी डैमेज हो जाती है, और हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट से ये बताते हैं कि देखो सर्जरी तो हो जाएगी, लेकिन ताकत कितनी आएगी कितनी नहीं आएगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो नस भी कट चुकी है। लेकिन मरीज़ों से ये भी कहा जाता है कि फ़ायदा एक होगा, क्योंकि अगर ऑपरेशन नहीं होता है, भले ताकत ना आए, लेकिन पेशेंट लेटे लेटे बेड सोर हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है,
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर ये फिक्सेशन हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, तो एटलीस्ट वो बैठ सकता है, व्हील चेयर पे बैठा के घर में अगल बगल उसको घुमाया जा सकता है, भले ताकत ना आए। ये सब फ़ायदा होता है। जबकि बहुत सारे समाज में लोगों को इस सब के बारे में जानकारी नहीं होती है, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर्जरी नहीं कराना चाहिए, सर्जरी कराने से और भी ख़राबी पैदा हो सकती है, जो भी ताकत है वो भी चली जाएगी, कोई और नस दूसरी कट जाएगी। ये बहुत सारी समाज में भी अभी भी बहुत सारी गलतफहमियां हैं। लेकिन जो इसी के डॉक्टर हैं, जो स्पाइन सर्जन हैं, वो लोग रूटीन ये काम करते हैं, कहीं इस तरह की दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर रहमत अली जी से बात किया है कि फ्रैक्चर के बारे में, और रीढ़ की हड्डी जब टूटती है उसके बारे में बात किया। तो उन्होंने कहा कि रीढ़ की हड्डी टूटने पे सर्जरी कराना चाहिए, सर्जरी से दूर नहीं भागना चाहिए। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।